ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाने का ये एक जबरदस्त उदाहरण है। जो किराया सामान्य तौर पर 4 से 6 हजार रुपया होता था, वो 15 से 20 गुना अधिक तक वसूल किया जा रहा है। ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाने का ये एक जबरदस्त उदाहरण है। धार्मिक श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्थाओं का व्यावसायिक रूप से दोहन करने का यह एक जबरदस्त उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में मैं आपसे बात करने आया हूं उपभोक्ताओं के अधिकारों की और उनके शोषण की जो इस समय हो रहा है प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जाने वाले यात्रियों के किराए को लेकर, हवाई जहाज के किरायों को लेकर, तमाम तरह के दूसरे जो परिवहन के संसाधन है उनके किरायों को लेकर। साथियों, अगर आप भारत के किसी शहर में रह रहे हैं और यहां से लंदन या बैंकॉक या हांगकांग या सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो आप जिस किराए में ये यात्रा कर सकते हैं उससे कई गुना कीमत आपको अदा करनी पड़ रही है अगर आप हवाई जहाज से प्रयागराज जाना चाहते हैं। और ये सब हो रहा है धार्मिक आयोजन महाकुंभ के दौरान, जबकि तमाम तरह की एयर सर्विसेज, उनकी उड़ानों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में प्रयागराज के लिए बढ़ा दी गई है। और हो रहा है सबकी आंखों के सामने, सबके देखते हुए। और जिन लोगों को इस दिशा में सोचे जाने की जरूरत है वो जानते हैं, चिंतित हैं, इस मुद्दे को लेकर बयान भी आ रहे हैं। इसके बावजूद उपभोक्ताओं का बदस्तूर शोषण अधिक कीमत वसूली के जरिए लगातार जारी है। जो किराया सामान्य तौर पर 4 से 6 हजार रुपया होता था, वो 15 से 20 गुना अधिक तक वसूल किया जा रहा है। 60,000, 70,000 और 80,000 रुपये तक भारत के एक शहर से प्रयागराज तक के हवाई किराए के रूप में वसूल किए जा रहे हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि केवल प्रयागराज से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, एक क्षणिक मुद्दा नहीं है, महाकुंभ के आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या एसेंशियल सर्विसेज में, क्या जरूरी सेवाओं में, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी एक महत्वपूर्ण सेवा के रूप में शामिल है, वहां सेवा प्रदाताओं को इस तरह की छूट दिया जाना सही है? क्या देश के उपभोक्ताओं को इनकी दया के भर से छोड़ दिया जाना सही है, या ये सही वक्त नहीं है चर्चा करने के लिए कि किस तरह इस प्रकार मनमानी कीमत वसूली के जरिए उपभोक्ता के साथ जो शोषण हो रहा है उसे रोकने के लिए प्रभावी नियामक बनाए जाने की इस देश में जरूरत है। ये तमाम विषयों से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें हवाई जहाज की सेवाएं शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं शामिल है, रेलवे की सेवाओं को भी हम शामिल कर सकते हैं, और टूरिस्ट टैक्सी प्राइवेट ऑपरेटर्स जो चला रहे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। परत दर परत हम तमाम विषयों को लेकर आएंगे, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा हवाई किराए को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त पिछले दिनों हमें देखने को मिली। और सरकारी हस्तक्षेप के बाद जब एक बार लगा था कि हवाई किराए में कुछ कमी हुई है, जैसे ही मांग वापस बढ़ी है हवाई किराए में वैसी बेतहाशा वृद्धि हुई, उसने सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल इस मायने में महत्वपूर्ण है साथियों कि पिछले साल मुझे लद्दाख की यात्रा करनी थी, और जब मैंने लद्दाख का टिकट करवाया तो मेरा टिकट दिल्ली से लेह और लद्दाख के लिए आ रहा था लगभग 6 से 8 हजार रुपये के बीच में। और एक दिन अचानक मैंने देखा कि टिकट की रेट बढ़कर 45,000 रुपये हो गई है, 47,000 रुपये हो गई है। और जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता लगा कि बर्फबारी के चलते लद्दाख से दिल्ली की तरफ आने वाला, लेह से दिल्ली की तरफ आने वाला जो रास्ता था वो बंद हो गया है। बर्फ की वजह से सड़क रास्ता रुक गया है, और उसका मनमाना फायदा उठाने के लिए एयर कंपनियों ने कीमतों में एक साथ कई गुना वृद्धि कर दी है। कुछ साल पहले राजस्थान में, पंजाब में कुछ इसी तरह के आंदोलन हो रहे थे जिसमें सड़कें रोक दी गई थी, और जैसे ही सड़क रुकने की खबर आती थी वैसे ही
एयर कंपनियां उस सेक्टर में कीमतों को अचानक बढ़ा देती थी। और उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण इन दिनों प्रयागराज में देखने को आ रहा है। और इसका सीधा सीधा तर्क बहुत आसानी से एयर कंपनियां देती है कि हमारी कीमतें डिमांड और सप्लाई के नियम से तय होती है। अगर हवाई जहाज की सीटें जो सीमित मात्रा में है उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो हम कीमत उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे कि ये कितना सही है और क्या इस पर प्रभावी नियामक नहीं होना चाहिए। साथियों, इससे पहले कि मैं इस विषय पर अपनी बात को शुरू करूं और तमाम दूसरे विषयों तक से लेके जाऊं, मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में एयर प्राइस को लेकर एक अपर कैप लगाने की परंपरा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी। इस देश में बरसों तक जो एविएशन से जुड़े कानून है, जो हवाई कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियामक निकाय हैं, उनसे जुड़े हुए कानून और नियम है, उन कानूनों में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए और उसके प्रावधान भी किए गए थे। लेकिन 2022 में कोरोना के बाद एक आदेश जारी करके नियमों में बदलाव करके अपर कैप की लिमिट को हटा दिया गया। और तब कारण ये था कि एयरलाइन कंपनियों को कोरोना के दौरान बंद रहने के चलते बहुत भारी घाटा उठाना पड़ा था और उनको एक राहत देते हुए इस बात की कोशिश की गई थी कि वो अपनी कुछ रिकवरी इस माध्यम से कर सकती है। लेकिन आज उस पीरियड को, उस मौके को बहुत समय गुजर चुका है और आज जबकि हमारा एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि 2024 में देश भर में 22 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की है। आज भारत का हवाई सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का आकलन है कि 2030 में आते आते भारत हवाई यात्रियों के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो एक ऐसे मौके पर जब सरकार इस बात को लेकर योजनाएं लाती है, हम देखते हैं विभिन्न बजट प्रावधानों में उड़ान जैसी योजनाएं लाई गई है। हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। छोटे शहरों को इनसे जोड़ने के लिए सरकार अपने स्तर पर मदद दे रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आगे आ रही है और बहुत तेजी से जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की हमारी रफ्तार भारत की बढ़ी है और मध्यम वर्ग के पास, खासतौर से युवा मध्यम वर्ग के पास जिस तरह से इनकम के सोर्स बढ़े हैं, देश में हवाई यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उस समय ये विचार किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है कि एक तेजी से बढ़ता हुआ ग्रोथ का ये सेक्टर किस तरह ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की मजबूरी करने का एक जरिया बन जाता है, जो किसी भी तरह उपभोक्ता संरक्षण के कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकता। क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 इस बात को सुनिश्चित करता है कि मनमाने ढंग से सामान्य प्रक्रिया के समय वसूल की जाने वाली जो कीमतें हैं उनको मनमाने ढंग से बढ़ाकर उपभोक्ताओं से अनुचित रूप से राशि वसूल नहीं की जा सकती। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज बाजार की स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं, और इस स्थिति में बदलाव की दिशा में क्या किया जाना चाहिए। साथियों, डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, जो भारत की संसदीय समिति है, इसने 2023 में जो अपनी रिपोर्ट्स और सिफारिशें पेश की है उसमें भी उन्होंने हवाई जहाज के क्षेत्र में कीमतों की इस मनमानी के खिलाफ अपनी सिफारिशें दी हैं। और इस कमेटी ने स्पष्ट तौर पर इस बात को दोहराया है कि सेपरेट मॉनिटरिंग रेगुलेशन बॉडी एक हवाई फेयर को लेकर भी बनाई जानी चाहिए। साथियों, जैसा मैंने अपनी बात में पहले कहा कि अकेले कुंभ का सवाल नहीं है। जब भी कहीं मुसीबत आती है, जब भी कहीं सामान्य रास्ते, रोड ट्रांसपोर्ट प्रभावित होते हैं, तो हवाई लोड बढ़ते ही ये कंपनियां इसका फायदा उठाना शुरू करती है। जैसे ही कोई त्योहार का मौसम आता है, जैसे ही कोई छुट्टी का अवसर आता है, तो ये हवाई जहाज के किराए में इसी अनुरूप बढ़ोतरी करने से बाज नहीं आते। सवाल ये है कि इस समय जब प्रयागराज को
कुंभ के समय ये घटना हो रही है, तो रोड ब्लॉकेज भी नहीं है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी खुला हुआ है, अतिरिक्त हवाई उड़ानों की मंजूरी दी गई है। जो 5-7 शहर पहले प्रयागराज से जुड़े थे, आज 17 से अधिक शहरों तक डायरेक्ट फ्लाइट की फैसिलिटी भारत के डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर इन हवाई कंपनियों को दी गई है। सारी योजना पहले से निश्चित थी, पहले से पता था कि इतने करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, उनके लिए कितने संसाधनों की जरूरत होगी। उस बीच इस प्रकार अनावश्यक रूप से कीमतों को बढ़ा देना कहां तक उचित है, और इसी से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्यों नहीं ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, जैसा कि हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी सिफारिश है, एक ऐसी रेगुलेटरी होनी चाहिए, एक ऐसा रेगुलेशन बॉडी होनी चाहिए जो इनकी अधिकतम कीमतों को तय करे। वस्तुओं के मामले में अगर हम देखते हैं कि एमआरपी तय की गई, एक अधिकतम कीमत तय की गई, लेकिन सेवाओं के क्षेत्र में आज भी इस देश में इस तरह के रेगुलेशंस की कमी है। और यहीं आकर के ये सवाल खड़ा होता है कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को संरक्षित और उनके अधिकारों को सुरक्षित बनाया जा सके। साथियों, केवल हवाई जहाज के किराए का सवाल नहीं है, बसों के अंदर भी प्रयागराज का जो किराया कुंभ से पहले था, कुंभ के समय उसमें 3 से लेकर 5 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। और कमी वहां भी यही है, वहां भी ग्राहक का मजबूरी का फायदा इसीलिए उठाया जा रहा है, उसकी आस्था का, उसके श्रद्धा के, उसके भावनाओं का दोहन और शोषण इसीलिए किया जा रहा है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में भी जब हम प्राइवेट बसों की बात करें, प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म इस देश के अंदर अभी वर्तमान में नहीं है। पिछले कुछ सालों में जो भारत के उपभोक्ताओं की सबसे आसान या सबसे पहुंच वाली और सबसे नियंत्रित सेवा मानी जाती थी रेलवे, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। एक और आम उपभोक्ता की भीड़ से भरी समस्याएं तो है ही कि जहां टिकट होते हुए कई बार वो यात्रा करने से वंचित रहा, भीड़ के कारण घुस नहीं लगा। वहां भी एक बड़ा सवाल ये है कि जो बड़ी और महंगी गाड़ियां हैं, जो प्रीमियम ट्रेन है, उनमें भी मांग के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी करने का नया प्रावधान पिछले कुछ सालों में शुरू किया गया है। और ये कीमतें हर 10% टिकट की बिक्री के बाद बढ़ती जाती है और आखिरी टिकटों पर आते आते तो 50% से 100% तक यानी दोगुनी तक हो जाती है। तो ये केवल हवाई जहाज का ही सवाल नहीं है जो सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ ही ये बसों से जुड़ा हुआ सवाल है, ये रेलवे से जुड़ा हुआ सवाल है और उन टूरिस्ट कंपनियों से भी जुड़ा हुआ सवाल है जो ट्रैवलर बसेस अवेलेबल कराते हैं, जो बड़ी बसें अवेलेबल कराते हैं, जो टैक्सी अवेलेबल कराते हैं, जो कार अवेलेबल कराते हैं। इन्होंने प्रयागराज के लिए अभी कुंभ के समय डिमांड आने के चलते अपने पर किलोमीटर रेट्स काफी बढ़ा दिए हैं। और न केवल पर किलोमीटर रेट्स बढ़ा दिए हैं बल्कि और जो बहुत सारी चार्जेस हैं उनमें भी बेतहाशा मनमाने ढंग से बढ़ोतरी की है। तो एक उपभोक्ता आंदोलनकारी होने के नाते, उपभोक्ता हितों की लड़ाई के लिए लंबे समय से कार्य करते होने के नाते ये मेरी पीड़ा है। और ये केवल मेरी पीड़ा नहीं है, हर इस उपभोक्ता आंदोलनकारी की पीड़ा है जो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि क्या इस तरह इस अवसर पर जब उपभोक्ताओं को किसी खास सेवा की विशेष जरूरत होती है, मनमाने ढंग से उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की छूट दी जा सकती है। साथियों, इस बात को लेकर बहुत सारे प्रावधान और बहुत सारे कानूनों की हम चर्चा कर सकते हैं। जहां तक कमोडिटी का सवाल है, जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सवाल है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इस देश में बना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम इस देश में बना है, 1955 में बना। ये कानून विभिन्न उत्पादों में, विभिन्न वस्तुओं में मनमाने ढंग से कीमतों की बढ़ोतरी से रोकने के लिए सरकार को अधिकार देता है। और इसी तर्ज पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट भी इस देश के अंदर बनाया गया है। सेवाओं को, जो आवश्यक सेवाएं हैं, बनाए रखने के संबंध में कानून बनाया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एस्मा जो सर्विसेज को लेकर है, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है जिस पर आज यहां चिंतन करने की जरूरत है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जहां उत्पादों की उपलब्धता, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ उनकी कीमतों पर नियंत्रण करने का भी
उसमें प्रावधान करता है। वहीं जब हम एस्मा की बात करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज की मेंटेनेंस को लेकर बने कानून की बात करते हैं, तो उसमें यही फर्क है कि वो इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में तो व्यापक प्रावधान करता है, लेकिन मनमाने ढंग से जरूरत के अवसर पर इनकी कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने की दिशा में कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान उसमें नजर नहीं आते। साथियों, एस्मा की तर्ज पर विभिन्न राज्य सरकारों ने, चूंकि स्टेट का विषय है, अपने अपने राज्य में इस तरह के कानून बनाए। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट बना, राजस्थान में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट बना, जिसको रेस्मा बोलते हैं, कर्नाटक में बना, केरल में बना, हिंदुस्तान के तमाम बहुत से शहरों में बना है। और कभी कभी हम देखते हैं उसका उपयोग भी किया जाता है। अगर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी, अगर बैंक कर्मियों ने स्ट्राइक कर दी, तो उनकी हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई इस कानून के जरिए की जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसी सेवा है, चाहे वो हवाई ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हम पब्लिक रोडवेज के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या दूसरी तरह के जिसमें हमारा समुद्री परिवहन भी शामिल हो सकता है, उसकी बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन को भी एस्मा के तहत एसेंशियल कमोडिटीज में, जिस तरह कमोडिटी एक्ट में वस्तुओं को शामिल किया जाता है, एस्मा में इनको एसेंशियल सर्विसेज में शामिल किया गया है। तो जब सर आपने इन्हें एसेंशियल सर्विस मान लिया है, आप जानते हैं कि ऐसी बुनियादी सर्विस है, अगर ये प्रभावित हुई तो कितनी मुश्किल की चीज हो सकती है। तो क्यों जब एसेंशियल सर्विसेज ने माना है तो इनके प्राइस के रेगुलेशन की व्यवस्था इसमें नहीं की गई, जबकि स्पेशली इमरजेंसी के टाइम, एक ऐसे मौके पर जब मनमाने ढंग से बिना किसी उचित कारण के कीमतें कैसे तय होती है, रोडवेज की बात करें, हम टैक्सी कार की बात करें, एयर सर्विस की बात करें, कीमतें कैसे तय होती है, उन पर खर्च होने वाली लागत से। आपके कर्मचारियों का वेतन, आपके पेट्रोल, आपके डीजल या जो भी एविएशन के लिए आपका ईंधन काम में लिया जाता है, उसका खर्चा, उसकी मेंटेनेंस, हवाई अड्डे, स्टेशन या रोडवेज के जो बस स्टॉपेज है उनकी मेंटेनेंस, उन पे होने वाला खर्चा, और उसमें एक युक्ति संगत मुनाफा जोड़कर आप अपनी कीमतें तय कर सकते हैं। अगर कौम के इस दौर की हम बात करें, प्रयागराज से जुड़े इस मामले की बात करें, कोई बदलाव नहीं आया है। आपको उतनी ही दूरी है, उतना ही तेल जल रहा है, उतने ही स्टाफ की जरूरत उस फ्लाइट को उड़ाने के लिए पड़ रही है। आप किस तरह मनमानी से कीमतों को कई गुना, 1 गुना 2 गुना नहीं, 15 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में यह मामला बहुत गंभीरता से उठा, उपभोक्ता संगठनों की तरफ से हमने इस मामले को उठाया। भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए एविएशन मिनिस्टर से कहा, उनसे अनुरोध किया कि वो देखें। उन्होंने मीटिंग भी बुलाई, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश भी दिए, और उसके तुरंत बाद एक बार लगा भी कि कीमतें कम हुई है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड का मामला रहा होगा। मौनी अमावस्या के दिन हुए भगदड़ के बाद अचानक कुछ टिकटें कैंसिल हुई, सप्लाई और डिमांड की स्थिति में बदलाव आया, रेटें कम होती नजर आई, हल्ला मचा, बताया गया कि रेटों में कमी एयरलाइंस कंपनियों ने कर दी है। लेकिन जैसे ही उसका असर कम हुआ है, जैसे ही डिमांड फिर से वापस बढ़ी है, रेटें उसी तरह से बूस्ट कर गई है, फिर से ऊंचाई पर चली गई है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो इस मौके के जरिए सामने आया है, और हमें उसका कोई स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि उपभोक्ताओं का जो अधिकार है, चयन का अधिकार, वाजिब वस्तु पर वाजिब सेवा प्राप्त करने का अधिकार, वो कहीं बाधित तो नहीं हो रहा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो जैसे तमाम दूसरी चीजों में अगर हम देखें, एक बार फिर से मैं बात करता हूं प्रोडक्ट की, तो भारत के उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने विभिन्न वस्तुओं की प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म बनाया है, और उसके तहत प्रतिदिन उन वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी की जाती है, और इस बात को देखा जाता है कि कहीं उनकी कीमतें अचानक बढ़ तो नहीं रही है, कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही है,
और उसके लिए काम किया जाता है। बहुत बेहतर उपभोक्ता मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन सर्विसेज के सेक्टर में अभी भी इस बात का अभाव है। और जब यह मुद्दा एयर सर्विसेज से उठा है तो यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, इसे बहुत दूर तक जाना होगा। हमारी एसेंशियल सर्विसेज में अस्पताल शामिल है, हमारी एसेंशियल सर्विसेज में स्कूल शामिल है, हमारी एसेंशियल सर्विसेज में इसी तरह के जुड़े वो दूसरी चीजें शामिल है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, बिजली और पानी। तो क्या उनकी कीमतों को भी जब उनकी कमी हो जाए इस तरह बढ़ाने की इजाजत दी जा सकती है? हमें एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी लानी होगी जो न केवल हवाई जहाज के सेक्टर में, न केवल रोड ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, बल्कि अस्पतालों के क्षेत्र में भी जाकर के इस बात को सुनिश्चित करें कि हमने देखा किस तरह से महामारी आई और हमने देखा उस समय किस तरह दवाइयों की कीमतों में, अस्पताल की कीमतों में, ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी की गई। तो हमें इस एक सिस्टम को डेवलप करना होगा, अस्पतालों को लेकर भी, तमाम दूसरी एसेंशियल सर्विसेज को भी लेकर भी, जहां एकदम से अगर डिमांड क्रिएट होती है तो मनमाने ढंग से उपभोक्ताओं को मजबूर नहीं किया जा सके, उसका शोषण नहीं किया जा सके। इस क्षेत्र में हमें देखना होगा, बाकी क्षेत्रों में जो हमारे अनुभव हैं उनसे हमें सबक लेना होगा और एक सिस्टम को बनाने की दिशा में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर बात करनी होगी। भारत में ये जो छूट मिली है एयर कंपनियों को, इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि यहाँ अधिकतर हवाई कंपनियां घाटे में चल रही है। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी हवाई कंपनियों का दिवाला निकल गया, बहुत सारी हवाई कंपनियां बंद हो गई, और ऐसे में अगर रेट रेगुलेशन लाया जाएगा, अगर कीमतों पर नियंत्रण की प्रणाली लाई जाएगी, तो इन कंपनियों को भी भारी नुकसान हो सकता है और एयर सेवाएं प्रभावित हो सकती है। साथियों, मैं उनको छूट देने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मनमानी छूट नहीं दी जा सकती। अगर आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, आपको चाहिए कि आप पूरे सेक्टर में एक रेंज में कीमतों में बढ़ोतरी करें, कीमतों को प्रभावित करें, कीमतों को कम करें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जहां जरूरत है, जहां उपभोक्ता मजबूर है, जहां उसके पास विकल्प सीमित है, या जहां जाना धार्मिक आस्था के चलते, स्वास्थ्य के कारणों के चलते, राजनीतिक कारणों के चलते, सामाजिक कारणों के चलते उसका जाना जरूरी है, वहां आप उसकी जरूरत का मुंह मांगा किराया वसूल करें। साथियों, प्रयागराज की यात्रा के 80,000 रुपये वसूलने से बेहतर होता अगर हवाई कंपनियां देश भर में अपनी यात्राओं की कीमतों में 5 से 7% वृद्धि करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करती। अगर यह उद्देश्य उनकी घाटे की पूर्ति से संबंधित है, पर ऐसा नहीं है, यह उनकी नीयत से संबंधित है। अधिक मांग का अधिक गलत ढंग से किस तरह शोषण हो सकता है, किस तरह उपभोक्ताओं से अधिक वसूली हो सकती है, उनकी मजबूर परिस्थितियों में ये उसका उदाहरण है। और ऐसी स्थितियों पे निश्चित रूप से रोक लगाए जाने की जरूरत है। जिस डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर की मैंने बात की 2023 में, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसने कहा कि जिस तरह सेबी स्टॉक मार्केट के सेक्टर में रेगुलेट करती है, एकदम जब शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती है तो वो सर्किट फिल्टर लगा देती है। एनएससी बीएससी पर आप देखिएगा, अगर एकदम से कीमत शॉर्ट कम होती है या ज्यादा होती है तो उसमें एक सर्किट फिल्टर आ जाता है। आप 10% से ज्यादा एक दिन में घटाया बढ़ा नहीं सकते, 20% ज्यादा घटाया बढ़ा नहीं सकते, 5% ज्यादा घटाया बढ़ा नहीं सकते, और रेगुलर ऐसा होता है तो वो रेंज आकर 2% पर रह जाती है। आप 2% से ज्यादा एक दिन में घटाया बढ़ा नहीं सकते। यही सिस्टम हमें एयरलाइन के सेक्टर में लाना होगा। डिमांड और सप्लाई का नियम है, लेकिन एक दिन में कीमत को 4 गुना की जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। एक अपर लिमिट, एक अपर कैप होना चाहिए। 10% प्रतिदिन के हिसाब से, 5% प्रतिदिन के हिसाब से बढ़े और उसी हिसाब से घटे, उसकी अपर लिमिट होनी चाहिए। और इसको रेगुलाइज करने के लिए न केवल एयर सेक्टर में बल्कि तमाम ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन एक अति आवश्यक सेवा है। कैसे है? केवल हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा। मैं प्रयागराज में गया, मेरे अनुभव को एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में जब आप जाते हैं तो आपको घाट से लेकर संगम के बीच जाना होता है।
और वहां जाकर जब स्नान करते हैं, हम पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पे स्नान करते हैं, तो उसे पूर्ण और मुख्य स्थान माना जाता है। लेकिन जिस तरह एक शहर से प्रयागराज जाने के लिए हमें हवाई जहाज की जरूरत है, हमें बसों की जरूरत है, हमें कार और टैक्सी की जरूरत है, वैसे ही घाट से संगम तक जाने के लिए हमें पानी की नाव की जरूरत है। और वहां भी वही हो रहा है। सामान्य तौर पर जो रेट 80 रुपए प्रति सवारी हो सकती है, वो 10 गुना तक चली गई है। 800 रुपए तक प्रति सवारी मनमाने ढंग से वसूल किए जा रहे हैं। तो प्राइस कंट्रोल का ये मैकेनिज्म इन एसेंशियल सर्विसेज को लेकर के, क्योंकि वहां भी ये नाव से यहां तक की यात्रा एक एसेंशियल सर्विस बन गई है उन धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए, जिनका मानना है कि उनके महाकुंभ का यह पारों का स्नान तभी पूरा होगा जब संगम के बीच में जाकर के, जहां इन दोनों नदियों का मिलन है और नीचे सरस्वती नदी है, पूर्ण होगा। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में हमने इस बात की चर्चा की है कि मौके बेमौके जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है और किस तरह उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, ऐसे ही विषयों को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन पर। उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों को लेकर, सुरक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कुंभ में ही जो भगदड़ मची थी, इसको लेकर सुरक्षा के अधिकार से संबंधित एक वीडियो इस पर यहाँ पर शेयर किया था। सूचना के अधिकार की हम बात करेंगे, सुनवाई के अधिकार की हम बात करेंगे, क्षतिपूर्ति के आपके अधिकार की बात करेंगे, हम आपके जागरूकता के अधिकार की भी बात करेंगे, और कंज्यूमर एक्ट 2019 में उपभोक्ताओं को जो जागरूकता का अधिकार दिया है, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जरूरत यह है कि इसके जरिए जागरूकता का जो संदेश हम पहुंचा रहे हैं, उसे आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और उपभोक्ता आंदोलन को ताकतवर बनाने के लिए, ताकि ये कंपनियां, ये लोग उस वक्त जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मनमाने ढंग से आपका शोषण न कर सके, उसके खिलाफ माहौल बनाने में हमारा साथ दीजिए, हमारे से जुड़िए, इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचारों से कमेंट में हमें अवगत बनाइए, और साथियों ये भी बताइए कि आप किस विषय पर अपने अधिकारों के बारे में उपभोक्ता के रूप में जानना चाहते हैं, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए फिर आऊंगा मैं एक बार आपके पास इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।